यकीन मानिए, कानूनी तौर पर अगर इन दस्तावेजों को फर्जी घोषित किया गया तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगी। जाहिर है कि हमारे पास जो फाइलें हैं वे डुप्लीकेट हैं और मूल फाइलें सरदार अली बेग के पास हैं, जिसकी उन्होंने और इशारा किया। इस बात से एक बात तो साबित होती है कि हुमा खातून या ताजुर जहां के वकील सरदार अली बेग थे, और जाहिर है कि अब अगर वह बंटवारे के मामले में सामने आए हैं तो वह भी ताहिरा खानम की तरफ से ही है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। फाइलों में ब्यौरे के मुताबिक इस बेशकीमती संपत्ति को ताहिरा खानम ने खरीदा था। जाहिर है सरदार अली बेग ने मुझे उनके लिए यह विवरण बताया है और विभाजन के लिए अदालत में पेश किए गए मूल दस्तावेज नकली साबित होंगे। अब क्या करें, ताया अबू ने चिंतित होते हुए कहा। सबसे पहले हमें कोशिश करनी होगी और तुरंत एक तारीख प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा एक आखिरी तरकीब यह है कि सरफराज अहमद इस बंटवारे को कोर्ट में मना कर दें और कहें कि उन्हें कोई बंटवारा नहीं चाहिए। संपत्ति आदि का विवरण ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए। अगर सरफराज साहब इसके लिए तैयार हों तो वह इस केस को तुरंत वापस ले सकते हैं। क्या सरफराज सर इस संबंध में हमारी मदद कर पाएंगे? मामा के चेहरे पर घृणा का भाव झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, यह मुश्किल है क्योंकि सरफराज जिस स्थिति में है उसके बाद जाहिर तौर पर हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर भी अगर इजाज़त हो तो सरफराज साहब से एक बार मुलाकात जरूर कर लें। शायद इस बात का खुलासा होने के बाद कि तजुर जहां इम्तियाज अहमद साहब की दूसरी पत्नी उनकी उम्मीदों के खिलाफ नहीं निकली। उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि इस परिवार के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और वे इस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें अपने माता पिता और भाई बहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भाभी, आप कहें तो शायद सरफराज को थोड़ी अक्ल आ जाए। मामा कहने लगे कि नहीं, तुम लोग चाहो तो उनसे जरूर मिल सकते हो, लेकिन मैं उनसे कोई रियायत नहीं मांगूंगी। लानत सरफराज, मुझे विश्वास है कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा। बहरीन में भी हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो ऐसे ही हालात रहे तो हम बहरीन लौटने के बारे में सोच भी सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर तुम लोग वापस चले गए तो विश्वास करो यह मेरे लिए मौत होगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, आप और शिहाब वकील सहित हम सरफराज के पास जाते हैं और उसे आजमाते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। जैसे आप स्वस्थ दिख रहे हैं, जहीर हुसैन ने कहा। रास्ते में ताया अबू ने बड़े विश्वास से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि सरफराज बुरी तरह से गुमराह है, लेकिन मुझे लगता है कि ताजुर जहां की घटना के बाद उसे होश आया होगा। हमारे पास आकर अपनी गलती मानने की उनमें हिम्मत नहीं रही होगी, लेकिन हो भी क्यों न, मुझे उम्मीद है कि वह इस वक्त हमारा साथ देंगे। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम तजुर का केस खत्म होने के बाद बाहर निकले तो वह वहाँ खड़ा हमें अजीब नज़रों से देख रहा था। उनकी आंखों में अकेलेपन का गहरा भाव था। इस मामले पर न तो मैंने और न ही जहीर हुसैन ने कोई टिप्पणी की। हम उस घर पहुँचे जहाँ सरफराज भाई ने निवास किया था। हालांकि हमने उन्हें यह नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास था कि वे घर पर मिलेंगे और ऐसा ही हुआ। संभवतः कुछ नए कर्मचारियों को जोड़ा गया था क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति हमारे लिए अजनबी था, लेकिन वह बहुत ही सज्जनता से भरा हुआ था। हमारे कुछ सवालों का जवाब देने के बाद वह हमें ड्राइंग रूम में ले गए। जब सरफराज भाई ड्राइंग रूम में आए तो सायरा उनके साथ थी। सायरा को देखकर मेरा मुंह उतर गया। सायरा ने भी मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में देखा और मुस्कुरा दी। कैसे हो आप लोग? सरफराज भाई ने भारी लहजे में कहा। ठीक है सरफराज भाई, मुझे आपसे बात करनी है और सॉरी, मुझे अकेले में करना है। सायरा की कृपा होगी अगर वह हमें कुछ समय देंगी। यह अफसोस की बात है कि तुम लोग जानबूझकर अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप जानते हैं कि मेरे और आपके बीच कोई भी बातचीत, भले ही वह सायरा के सामने न हुई हो, आप लोगों के जाने के बाद भी मैं सायरा को उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। कुछ जुड़ाव और रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें इंसान किसी के लिए पूरी तरह से अलग नहीं होता। बाद में आप हमें अपनी वंशावली भी बता सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप उस समय एकांत में सुनना पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं। मैंने कड़वाहट से कहा। सरफराज भाई ने गुस्से भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोले,
खैर, मुझे पता था कि आप मेरे पास शांति के मिशन के साथ नहीं बल्कि कड़वा बोलने और मुझे शाप देने के लिए आए होंगे। सायरा ने कहा, अरे आप लोग इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? आप मुझे बाद में बताएंगे कि क्या हुआ। सायरा ने फिर दरियादिली दिखाई और बाहर चली गईं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताई जान ने फिर से बाजी मार ली है। आप स्वयं जानते हैं कि यह संपत्ति आदि पापा ने बनवाई है और हमें भी इसका पता नहीं चल सका। आप भी जानिए भाई, ताई जान ने किस तरह एक महिला को पापा की बेगम के रूप में अपना परिचय देने के लिए राजी किया। ये संपत्ति के बारे में नहीं था बल्कि पापा की गरिमा को धूमिल करने के बारे में था। सरफराज भाई ने कहा, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले ही ताई जान से इस विषय पर चर्चा कर चुका हूँ। क्या आप में से किसी के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत है कि ताई जान ने तजुर्जहां को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया था? ऐसा कोई प्रमाण या गवाही कहीं नहीं मिली है। फिर भी अगर ताई जान के खिलाफ कोई आरोप लगाया जा रहा है तो ऐसा ही हो। मेरे नज़रों में उनकी इज्जत है। उन्हें ऐसी किसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। ज़हीर हुसैन साहब, क्या आप कोई सबूत लाए हैं? ज़हीर हुसैन कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बार जो कांड सामने आया है वह पहले से ज़्यादा सनसनीखेज है। सरफराज भाई ने कहा कि यह क्या किया, तो ज़हीर हुसैन ने कहा कि आपके पिता की अरबों रुपये की संपत्ति को ताहिरा खानम ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है और उन्होंने बताया है कि आपके पिता ने यहाँ जो कुछ खरीदा और बेचा है वह सुश्री ताहिरा खानम की पूंजी से किया गया है। ताहिरा खानम ने इस संबंध में कुछ कागजात जमा किए हैं। क्या वो दस्तावेज फर्जी हैं? सरफराज भाई ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।